Let's discuss impedance audiometry. इसको हम तीन एरेंज में देखेंगे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड टिम्पैनोमेट्री एंड थर्ड एकॉस्टिक रिफ्लेक्स. तो इम्पेडेंस ऑडियोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या है? ये एक ऑब्जेक्टिव ऑडियोमेट्रिक टेस्ट होता है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ होता है, स्पेशली चिल्ड्रन में, और इसमें कंसिस्ट होता है टिम्पैनोमेट्री एंड सेकंड एकॉस्टिक रिफ्लेक्स मेजरमेंट्स. So it is objective audiometric test used in clinical practice, especially in children, consisting of first tympanometry and second acoustic reflex measurements. तो second tympanometry heading है, तो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल्स है, सेकेंड इक्विपमेंट्स हैं, थर्ड टाइप्स ऑफ टिम्पैनोग्राम एंड फोर्थ टेस्टिंग फंक्शन ऑफ यूस्टेशन ट्यूब. तो फर्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या होता है? कुछ साउंड रिफ्लेक्ट होता है. सेकेंड, रिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस ऑफ tympanic membrane. एंड थर्ड, बाय चेंजिंग प्रेशर फाइंड द कॉम्प्लियंस. तो फर्स्ट जब साउंड स्ट्राइक करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है जबकि रेस्ट रिफ्लेक्ट होती है. तो जितनी स्टिफर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी उतना ज़्यादा साउंड रिफ्लेक्ट होता है कंप्लायंट वन के कंपैरिजन में. सेकेंड ये प्रिंसिपल है. थर्ड क्या है? बाय चेंजिंग प्रेशर, तो कंप्लायंस को हम फाइंड कर सकते हैं. अगर सील्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो कंप्लायंस या स्टिफनेस पता चल जाता है टिम्पैनो ऑसिकुलर सिस्टम का. थर्ड देन सेकेंड हेडिंग है इक्विपमेंट. तो इसमें तीन आएगा. फर्स्ट ऑसिलेटर, सेकेंड एयर पम्प एंड थर्ड माइक्रोफोन. तो फर्स्ट ऑसिलेटर यूज़ होता है एक टोन डिलीवर करने के लिए 220 हर्ट्ज़ की. देन सेकेंड एयर पम्प यूज़ होता है पिकअप करने के लिए रिफ्लेक्टेड साउंड को. एक माइक्रोफोन यूज़ होता है उसके लिए. देन सेकेंड एयर पम्प किसके लिए यूज़ होता है? इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए एयर प्रेशर को एयर कैनाल में. देन थर्ड टाइप्स ऑफ टिम्पैनोग्राम है, तो ये 5 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप ए, सेकेंड टाइप ए एस, थर्ड टाइप ए डी, फोर्थ एंड फिफ्थ टाइप सी. फर्स्ट टाइप ए नॉर्मल टाइप होता है. सेकेंड टाइप ए एस ऑसिकुलर फिक्सेशन के केस में मिलता है. इसमें कंप्लायंस कम हो जाता है और जबकि मिडिल ईयर प्रेशर नॉर्मल होता है. थर्ड टाइप ए डी होता है. इसमें ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी के केस में मिलता है. इसमें कंप्लायंस बढ़ जाता है जबकि मिडिल ईयर प्रेशर नॉर्मल रहता है. सेकेंड देन फोर्थ है टाइप बी. तो इसमें डोम शेप्ड का कर्व मिलता है और इसमें कंप्लायंस नॉर्मल रहता है. मिडिल ईयर प्रेशर भी नॉर्मल रहता है. मिडिल ईयर में प्रेशर नेगेटिव हो जाता है वैसे. देन टाइप सी में क्या होता है? टाइप सी में अर्ली यूस्टेशन ब्लॉक के केस में ये मिलता है. तो इसमें कंप्लायंस नॉर्मल रहता है लेकिन मिडिल ईयर प्रेशर जो है वो नेगेटिव हो जाता है. टाइप बी के केस में मिडिल ईयर प्रेशर भी नेगेटिव रहता है और कंप्लायंस भी कम हो जाता है क्योंकि फ्लूइड कलेक्ट करता है मिडिल ईयर में. ये डोम शेप्ड का कर्व मिलता है इसमें. और फोर्थ है टेस्टिंग फंक्शन ऑफ यूस्टेशन ट्यूब. तो ये कैसे करते हैं? फर्स्ट स्वालो 5 टाइम्स इन 20 सेकेंड्स. देन सेकेंड एबिलिटी टू इक्विलिब्रेट. तो इसको पेशेंट को बोलते हैं कि 5 टाइम्स वो स्वालो करे 20 सेकेंड्स में और ऐसे फिर नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है मिडिल ईयर में. फिर सेकेंड एबिलिटी चेक की जाती है इक्विलिब्रेट करने की प्रेशर को, और अगर इक्विलिब्रेट कर पाता है तो नॉर्मल फंक्शन होता है मिडिल ईयर का ट्यूबल फंक्शन. देन थर्ड है एकॉस्टिक रिफ्लेक्स. तो एकॉस्टिक रिफ्लेक्स को कौन कौन से एरिक्स में देख सकते हैं? फर्स्ट है प्रिंसिपल, सेकेंड रिफ्लेक्स आर इन्वॉल्व, देन थर्ड यूज़ है इसका, एंड फोर्थ फिजिकल वॉल्यूम ऑफ ईयर कैनाल. तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है एकॉस्टिक रिफ्लेक्स का कि ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड पे 70 या 100 डेसिबल पे एकॉस्टिक रिफ्लेक्स आता है. और सेकेंड स्टेपिडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है जिस रिफ्लेक्स की वजह से. तो ये इसका प्रिंसिपल है. देन सेकेंड रिफ्लेक्स है आर्क इन्वॉल्व क्या होता है? फर्स्ट इप्सिलेटरल में, सेकेंड कॉन्ट्रालेटरल में. क्या आर्क इन्वॉल्व रहता है? फर्स्ट इप्सिलेटरल में इन्वॉल्व होता है. क्रैनियल नर्व 8 से जाता है, फिर वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस में जाता है, फिर जाता है क्रैनियल नर्व 7th में यानी फेशियल नर्व में, और फिर इप्सिलेटरल स्टेपिडियस मसल में चला जाता है. कॉन्ट्रालेटरल में क्या आर्क इन्वॉल्व रहता है? पहले क्रैनियल नर्व 8th में जाएगा, फिर वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस में, फिर जाएगा कॉन्ट्रालेटरल मीडियल सुपीरियर ऑलिवियली न्यूक्लियस में, और उसके बाद कॉन्ट्रालेटरल क्रैनियल नर्व 7th के न्यूक्लियस में जाएगा फेशियल न्यूक्लियस में, और उसके बाद फिर कॉन्ट्रालेटरल स्टेपिडियस मसल में जाता है. देन इसका यूज़ क्या होता है एकॉस्टिक रिफ्लेक्स टेस्ट का?
फर्स्ट है टेस्ट हियरिंग, सेकेंड फाइंड मैलिग्नस, थर्ड डिटेक्ट कॉक्लियर पैथोलॉजी, फोर्थ डिटेक्ट एट्थ नर्व लीजन, फिफ्थ लीजन्स ऑफ फेशियल नर्व एंड सिक्स्थ लीजन्स ऑफ ब्रेन स्टेम। ये हियरिंग के टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में। सेकेंड मैलिग्नस कोई एक्टिंग कर रहा है हियरिंग लॉस की तो उसको शो कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव स्टैबिलियर रिफ्लेक्स शो होगा उसमें। थर्ड डिटेक्ट कॉक्लियर पैथोलॉजी, कॉक्लियर पैथोलॉजी का स्टैबिलियर रिफ्लेक्स लोअर इंटेंसिटीज़ में आ रहा है तो कॉक्लियर पैथोलॉजी इंडिकेट करता है वो 40 to 60 डेसिबल में भी अगर आ जा रहा है। नाउ डिटेक्शन ऑफ एट्थ नर्व लीजन, एट्थ नर्व लीजन अगर होता है तो उसमें सस्टेन टोन अगर देते हैं 500 या 1000 हर्ट्ज़ की और 10 डेसिबल अबव देते हैं एकॉस्टिक रिफ्लेक्स के थ्रेशोल्ड पे 10 सेकेंड्स के लिए, तो रिफ्लेक्स एम्पलीट्यूड जो है 50% में आ जाता है। ये शो करता है एबनॉर्मल एडेप्टेशन, स्टेपरेडियल रिफ्लेक्स डिके हो जाता है एट्थ नर्व के लीजन में। देन फिफ्थ लीजन्स ऑफ फेशियल नर्व होते हैं तो उस केस में स्टेपरेडियल रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा। सिक्स्थ लीजन्स ऑफ ब्रेन स्टेम भी डिटेक्ट हो सकता है क्योंकि इप्सिलेटरल रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट है तो कॉन्ट्रालेटरल रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो वो ब्रेन के एरिया में डिफेक्ट है। नाउ फोर्थ फिजिकल वॉल्यूम ऑफ ईयर कैनाल, चिल्ड्रन में 1 ml होती है और एडल्ट में 2 ml होती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के परफोरेशन में ये इंक्रीज हो जाती है। उसको भी हम एकॉस्टिक से मेज़र कर सकते हैं फिजिकल वॉल्यूम को। तो कोई भी इंक्रीज़ अगर चिल्ड्रन में 2 ml से ज़्यादा होता है और एडल्ट्स में अगर 2.5 ml से ज़्यादा होता है तो इंडिकेट करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के परफोरेशन को। तो नॉर्मली 1 ml चिल्ड्रन में होता है लेकिन 2 ml से ज़्यादा हो गया तो एबनॉर्मल है और नॉर्मली एडल्ट्स में 2 ml होता है लेकिन 2.5 ml से ज़्यादा हो गया तो एबनॉर्मल है। तो ये था इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।